हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं चैप्टर 11 की 5वीं हेडिंग खनिज पोषक का उद्ग्रहण एवं संचरण के बारे में। ठीक है, यह चैप्टर 11 की 5वीं हेडिंग है, खनिज पोषक का उद्ग्रहण एवं संचरण के बारे में। तो ध्यान से आप समझें। पौधे अपनी कार्बन एवं अधिकतर ऑक्सीजन की आवश्यक मात्रा वातावरण में उपलब्ध कार्बन डाइऑक्साइड से प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो पौधे जो हैं वे कार्बन और अधिकतर ऑक्सीजन की जो आवश्यक मात्रा है वह कहाँ से उनको मिलती है? वह वातावरण में उपलब्ध कार्बन डाइऑक्साइड से प्राप्त करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जिसका सूत्र आप पढ़े होंगे CO2 होता है, जिसमें कार्बन और 2 ऑक्सीजन हैं। तो इसी से पौधे जो हैं CO2 से कार्बन और अधिकतर ऑक्सीजन की आवश्यक मात्रा प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो पौधे अपनी कार्बन और अधिकतर ऑक्सीजन की आवश्यक मात्रा वातावरण में उपलब्ध कार्बन डाइऑक्साइड से प्राप्त करते हैं। हालांकि उनकी शेष पोषण की आवश्यकता हाइड्रोजन हेतु मृदा से प्राप्त खनिजों तथा जल से पूरी होती है। ठीक है, तो कार्बन और ऑक्सीजन के अलावा जो शेष पोषण हैं उनकी आवश्यकता जो है वह हाइड्रोजन हेतु मृदा से प्राप्त खनिजों तथा जल से पूरा होता है। तो हाइड्रोजन जो है वह मृदा से प्राप्त खनिजों से तथा जल से पूरा होता है। ठीक है, तो आपने देखा कि पौधे जो हैं अपनी कार्बन और अधिकतर ऑक्सीजन की आवश्यक मात्रा वातावरण में उपलब्ध कार्बन डाइऑक्साइड से प्राप्त करते हैं। हालांकि उनके शेष पोषण की आवश्यकता हाइड्रोजन हेतु मृदा से प्राप्त खनिजों तथा जल से पूरा होता है। ठीक है, आइए अब देखते हैं आगे खनिज आयनों का उद्ग्रहण के बारे में। ठीक है, खनिज जो हैं, खनिज आयन जो हैं उनका कैसे उद्ग्रहण होता है, पौधे उसको कैसे ग्रहण करते हैं, इसके बारे में। जल के समान सभी खनिज तत्व जड़ों द्वारा निष्क्रियता विधि द्वारा अवशोषित नहीं किए जा सकते। ठीक है, जैसे जड़ जो है वह जल को अवशोषित कर लेता है निष्क्रियता विधि द्वारा, ऊर्जा खर्च नहीं करना पड़ता है, ठीक उसी तरह से खनिज को जड़ों द्वारा निष्क्रियता विधि द्वारा अवशोषित नहीं किया जा सकता है। ऐसा क्यों है? तो इसके लिए 2 कारक जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, तो जल के समान सभी खनिज तत्व जड़ों द्वारा निष्क्रियता विधि द्वारा अवशोषित नहीं किए जा सकते हैं। इसके लिए 2 कारक जिम्मेदार होते हैं। पहला है मृदा के अंदर खनिजों का आवेशित रूप से रहना। मृदा के अंदर खनिजों का आवेशित रूप में रहना जो कि कोशिका भित्ति को पार नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो मृदा के अंदर जो खनिज होते हैं वे आवेशित रूप में रहते हैं, जिसके कारण वे कोशिका भित्ति को पार नहीं कर सकते हैं। और जो दूसरा कारण है वह है मृदा के अंतर्गत खनिजों की सांद्रता। मृदा के अंतर्गत खनिजों की सांद्रता जड़ों के अंदर की सांद्रता से प्रायः कम होता है। ठीक है, तो मृदा के अंतर्गत जो खनिज हैं उनकी सांद्रता जो है
वह जड़ों के अंदर की सांद्रता से प्रायः कम होता है। ठीक है, इसीलिए अधिकतर खनिज जड़ों में बाह्य त्वचा की कोशिकाओं की कोशिका द्रव्य में सक्रिय अवशोषण के द्वारा प्रवेश करते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि मृदा के अंतर्गत खनिजों की सांद्रता जो है वह जड़ों के अंदर की सांद्रता से प्रायः कम होता है, जिसके कारण अधिकतर खनिज जो हैं वह जड़ों में बाह्य त्वचा की कोशिकाओं की कोशिका द्रव्य में सक्रिय अवशोषण के द्वारा प्रवेश करते हैं, अर्थात इसमें एटीपी के रूप में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्योंकि यह कार्य सांद्रता के विरुद्ध हो रहा है। बाहर जो खनिज हैं उनकी सांद्रता अधिक है, जबकि जड़ के अंदर की सांद्रता कम है। इसीलिए यहाँ पर खनिजों को जड़ के अंदर लाने के लिए सक्रिय अवशोषण करना पड़ता है, ऊर्जा खर्च करना पड़ता है। ठीक है, आयन का सक्रिय उद्ग्रहण मूल में जल विभव प्रवणता के लिए अंशतः जिम्मेदार होता है। ठीक है, आयन का जो सक्रिय उद्ग्रहण है वह मूल में जड़ में जल विभव प्रवणता के लिए अंशतः जिम्मेदार होता है। अतः परासरण द्वारा जल के प्रवेश के लिए भी कुछ आयन बाह्य त्वचा कोशिका में निष्क्रिय रूप से भी संचलन करते हैं। ठीक है, तो कुछ आयन ऐसे होते हैं जो बाह्य त्वचा कोशिका में निष्क्रिय रूप से भी संचलन करते हैं, बाकी सक्रिय संचलन होता है। ठीक है, तो आयन का सक्रिय उद्ग्रहण मूल में जल विभव प्रवणता के लिए अंशतः जिम्मेदार होता है। अतः परासरण द्वारा जल के प्रवेश के लिए भी कुछ आयन बाह्य त्वचा कोशिका में निष्क्रिय रूप से भी संचलन करते हैं। मूल रोम कोशिका की, ठीक है, मूल रोम जो रूट हेयर है, मूल रोम कोशिका की झिल्ली में पाए जाने वाले विशिष्ट प्रोटीन, ठीक है, जो रूट हेयर की कोशिका है उसकी झिल्ली में विशिष्ट प्रोटीन पाए जाते हैं। वे आयन को मृदा से सक्रिय पंप द्वारा बाह्य त्वचा की कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में भेजती है। ठीक है, तो यहां पे आप देख रहे हैं कि मूल रोम कोशिका की झिल्ली में विशिष्ट प्रोटीन पाए जाते हैं। मूल रोम कोशिका की झिल्ली में पाए जाने वाले विशिष्ट प्रोटीन आयन को मृदा से सक्रिय पंप द्वारा बाह्य त्वचा की कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में भेजती है। सभी कोशिकाओं की भांति अंतः त्वचा में भी कोशिका की झिल्ली में कई परिवहन प्रोटीन पाए जाते हैं। ठीक है, तो अंतः त्वचा की जो कोशिका की झिल्ली है उसमें भी कई परिवहन प्रोटीन पाए जाते हैं। वे कुछ विलेय को झिल्ली के आर पार जाने देते हैं लेकिन अन्य को नहीं। ठीक है, ये जो परिवहन प्रोटीन पाए जा रहे हैं जो कि मूल रोम की कोशिका में हैं, ठीक है, जो कि अंतः त्वचा की कोशिका झिल्ली में हैं, ये सभी आयन को आने जाने नहीं देते हैं। वे कुछ विलेय को झिल्ली के आर पार आने जाने देते हैं लेकिन अन्य को नहीं। अंतः त्वचा की कोशिकाओं के परिवहन प्रोटीन नियंत्रण बिंदु होते हैं।
ठीक है, जो एंडोडर्मिस है, अंतःत्वचा है, इसकी कोशिकाओं के जो परिवहन प्रोटीन है वे नियंत्रण बिंदु होते हैं, जहां पौधे विलेय की मात्रा एवं प्रकार को जाइलम में पहुंचाते हैं तथा समायोजित करते हैं। ठीक है, तो अंतःत्वचा की कोशिकाओं के परिवहन प्रोटीन नियंत्रण बिंदु होते हैं, जहां पौधे विलेय की मात्रा एवं प्रकार को जाइलम में पहुंचाते हैं तथा समायोजित करते हैं। ठीक है, यहां ध्यान दें कि मूल अंतःत्वचा में सुबेरीन की पट्टी होने के कारण, मूल अंतःत्वचा में सुबेरीन की पट्टी होने के कारण एक दिशा में ही सक्रिय परिवहन करने की क्षमता होती है। ठीक है, तो मूल अंतःत्वचा में सुबेरीन की पट्टी होने के कारण जो है एक दिशा में ही सक्रिय परिवहन करने की क्षमता होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। दूसरा, खनिज आयनों का स्थानांतरण के बारे में। खनिज आयनों का स्थानांतरण कैसे होता है? अब तो खनिज आयन जो हैं मूल रोम से प्रवेश कर चुके हैं पौधे में, उनका आगे का स्थानांतरण कैसे होगा देखिए ध्यान से। जब आयन सक्रिय या निष्क्रिय उद्ग्रहण से, ठीक है, जब आयन सक्रिय या निष्क्रिय उद्ग्रहण से या फिर दोनों के सम्मिश्रित प्रक्रिया के माध्यम से जाइलम में पहुंच जाते हैं, तब उनका परिवहन पादप तने एवं सभी भागों तक वाष्पोत्सर्जन प्रवाह के माध्यम से होता है। ठीक है, तो जब आयन जो हैं वे सक्रिय या निष्क्रिय उद्ग्रहण से या फिर दोनों के सम्मिश्रित प्रक्रिया के माध्यम से जाइलम में पहुंच जाते हैं, तब उनका परिवहन पादप तने एवं सभी भागों तक वाष्पोत्सर्जन प्रवाह के माध्यम से होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। खनिज तत्वों के लिए मुख्य कुंड पौधों की वृद्धि का क्षेत्र होता है। खनिज तत्वों के लिए जो मुख्य कुंड होता है वह पौधों की वृद्धि का क्षेत्र होता है, जैसे कि शिखाग्र एवं पार्श्व विभुजोतक, तरुण पत्तियां, विकासशील फूल, फल एवं बीज तथा भंडारण अंग। ठीक है, तो खनिज तत्वों के लिए मुख्य कुंड जो है वह पौधों की वृद्धि का क्षेत्र होता है, जैसे कि शिखाग्र एवं पार्श्व विभुजोतक, तरुण पत्तियां, विकासशील फूल, फल एवं बीज तथा भंडारण अंग। खनिज आयनों का विसर्जन महीन सिराओं के अंतिम छोर पर कोशिकाओं के द्वारा विसरण एवं सक्रिय उद्ग्रहण से होता है। ठीक है, खनिज आयनों का जो विसर्जन है वह महीन सिराओं के अंतिम छोर पर कोशिकाओं के द्वारा विसरण एवं सक्रिय उद्ग्रहण से होता है। ठीक है, तो अंतिम छोर पर कोशिकाओं के द्वारा विसरण एवं सक्रिय उद्ग्रहण से खनिज आयनों का विसर्जन होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। खनिज आयनों को जल्दी ही पुनः संगठित विशेष रूप से पुराने जरावस्था वाले भागों से किया जाता है। खनिज आयनों की जो फिर से इकट्ठा करने की जो क्षमता है
वह कहाँ से किया जाएगा? पुराने जरावस्था वाले भाग से किया जाता है। ठीक है। खनिज आयनों को जल्दी ही पुनः संगठित विशेष रूप से पुराने जरावस्था वाले भाग से किया जाता है। पुरानी तथा मरती हुई पत्तियां अपने भीतर के खनिजों को नई पत्तियों में निर्यातित कर देती हैं, ट्रांसफर कर देती हैं। ठीक है। ठीक इसी प्रकार से पत्तियां पर्णपाती वृक्ष से झड़ने से पहले अपने खनिज तत्वों को अन्य भागों को दे देती हैं। ठीक है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि खनिज आयनों को जल्दी ही पुनः संगठित विशेष रूप से पुराने जरावस्था वाले भागों से किया जाता है। इसके लिए आप देख रहे हैं कि पुरानी और मरती हुई पत्तियां अपने भीतर के खनिजों को नई पत्तियों में निर्यातित कर देती हैं। ठीक इसी प्रकार से पत्तियां पर्णपाती वृक्ष से झड़ने से पहले अपने खनिज तत्वों को अन्य भागों को दे देती हैं। जो पदार्थ प्रायः त्वरित संचारित या संगठित होते हैं। ठीक है। जो पदार्थ प्रायः त्वरित संचारित या फिर संगठित होते हैं वे कौन कौन होते हैं? वे हैं फास्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन तथा पोटेशियम। ठीक है। तो जो पदार्थ प्रायः त्वरित संचारित या संगठित होते हैं वे फास्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन तथा पोटेशियम होते हैं। कुछ तत्व जो कि संरचनात्मक कारक होते हैं। ठीक है। कुछ तत्व जो कि संरचनात्मक कारक होते हैं जैसे कि कैल्शियम, इन्हें पुनः संगठित नहीं किया जा सकता है। ठीक है। तो कैल्शियम को पुनः संगठित नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये संरचनात्मक कारक होते हैं। जाइलम स्राव का विश्लेषण, जाइलम स्राव का विश्लेषण यह दर्शाता है कि कुछ नाइट्रोजन अकार्बनिक आयनों के रूप में तथा इसका अत्यधिक भाग कार्बनिक एमिनो अम्ल तथा संबंधित कारकों के रूप में ढोए जाते हैं। ठीक है। तो जाइलम स्राव का विश्लेषण यह बताता है, यह दर्शाता है कि कुछ नाइट्रोजन जो हैं वे अकार्बनिक आयन के रूप में तथा इसका अत्यधिक भाग जो है कार्बनिक एमिनो अम्ल तथा संबंधित कारकों के रूप में ढोए जाते हैं। इसी तरह फास्फोरस और सल्फर भी कार्बनिक यौगिकों के रूप में पहुंचाए जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा जाइलम और फ्लोएम के बीच भी पदार्थों का आदान प्रदान होता है। ठीक है। जाइलम और फ्लोएम के बीच भी पदार्थों का आदान प्रदान होता है। अतः हम स्पष्ट रूप से अंतर नहीं कर पाते हैं कि जाइलम केवल अकार्बनिक पोषकों का परिवहन करता है तथा फ्लोएम कार्बनिक पदार्थों का। क्यों? क्योंकि जाइलम और फ्लोएम के बीच भी पदार्थों का आदान प्रदान होता है। इसलिए हम स्पष्ट रूप से अंतर नहीं कर पाते हैं कि जाइलम केवल अकार्बनिक पोषकों का परिवहन करता है और फ्लोएम कार्बनिक पदार्थों का, जैसा कि पहले विश्वास किया जाता था। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।